आप लाइव है मैम? Okay, thank you. Good afternoon, everyone. In the last class, we did law of variable proportion. So, in this class, we are going to start with the law returns to scale. Returns to scale is the law which applies in the long run. Which applies in the long run. Right? But before that, I just wanted to tell you one thing. There are two questions today, but I think बच्चे आपने law के questions पूछे हैं. So I'm an economics teacher. Maybe you have asked to you are supposed to ask to somebody else. So please check, recheck, and then ask the concerned person, right? So now let's suppose law of returns to scale that applies in the long run. Now long run is a period जहाँ पे आपके सारे factors of production change हो जाते हैं. So I told you in the last class also. So that means all the factors are variable. Now let's suppose land plus capital give you a 10 units of land, labor 20 units of capital give you the 100 units of output. ठीक है? Now if I double, मतलब मैं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर देती हूँ, इस लॉ को हम दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. वन इज दैट जो मैं अभी बता रही हूँ कि अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर देती हूँ तो अगर मेरी आउटपुट भी डबल हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 से 200 हो गई जैसे इन दिस केस, देन देयर इज ए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. मतलब जिस परसेंटेज से मेरे इनपुट्स चेंज हुए द सेम परसेंटेज से ही मेरी आउटपुट चेंज हुई है. सो दैट इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. नाउ इफ मेरी आउटपुट उस परसेंटेज से ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, then I have a increasing returns to scale, means more than double. Now here let's suppose if output increases by 250 with the same units of input, 10 units of 20 units of labor plus 40 units of capital, means मैंने क्या किया, डबल करे इनपुट्स, तो मेरी आउटपुट जो है वो मोर देन डबल हो गई. दैट इज फ्रॉम 200 की बजाय 100 से 250 होगी. दैट मीन्स 150 का इंक्रीज आया इस केस में. ठीक है, मोर देन डबल, इस केस में जस्ट एग्जैक्टली डबल. ठीक है, सो इस केस में कितना, मोर देन डबल. नाउ इफ आउटपुट तो इंक्रीज हुई बट लेस देन डबल, जितने मेरे इनपुट्स, जिस परसेंटेज से मेरे इनपुट्स चेंज हुए उससे कम मेरी आउटपुट चेंज हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 100 से 150 हुई, मींस आउटपुट मेरी डबल नहीं हुई है. इन दैट केस वी आर हैविंग अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. थ्री थिंग्स आर अप्लाइड. अगर तो मेरी जिस लेवल से इनपुट इंक्रीज हुई है सेम वे से आउटपुट, सेम परसेंटेज से आउटपुट इंक्रीज हो रही है, देन वी आर हैविंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अगर मेरे ज्यादा आउटपुट आ रही है तो देन इंक्रीजिंग, एंड अगर उससे कम आउटपुट आ रही है देन वी आर हैविंग अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. दूसरी वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम. नाउ इस केस में मैंने क्या किया था, लेबर एंड कैपिटल यूनिट्स जो हैं वो फिक्स किए थे. ठीक है, दैट मीन्स मैंने उसको डबल किया था. नाउ लेट्स सपोज अगेन मैं अज्यूम कर रही हूं 10 units of labor, 20 units of capital gives me 100 units of output. ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट को अज्यूम कर लिया मुझे डबल चाहिए 200. नाउ अब आई हैव अ थ्री केसेस अगेन. अगर मेरी लेबर और कैपिटल डबल हो जाती है, मींस आई नीड एग्जैक्टली डबल द इनपुट्स, देन इन दैट केस आई हैव अ constant returns to scale. If I need more labor plus more capital
मतलब मेरे आउटपुट डबल करने के लिए मुझे ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ज्यादा यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाने पड़े हैं, तो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सो इफ आई नीड कंपैरेटिवली डबल नहीं करने पड़े, मुझे डबल से कम करने पड़े हैं, देन आई हैव अ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, सेम ही चीज हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करेंगे. डायग्राम्स के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे. So here I have a capital, here I have a labor. Now this is my isoquant, 100 units of the output. Now अगर ये gap कम हो रहा है, see with the every increase in, जरूरी नहीं है parallel हो, with the every डबल आउटपुट के लिए मेरा ये गैप कम होता जा रहा है, तो आई हैव अ कौन सा रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, आउटपुट के जो वेरियस पॉइंट्स है जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं एक कर्व से, देन इट इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन पाथ. अगर वो 45 डिग्री की लाइन है तो एक्सपेंशन पाथ, अदरवाइज आइसोकोस लाइन. ठीक है ना, अगर ये गैप इंक्रीज होता जाता है, if this gap increases with the, जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट डबल कर रहे हैं, तो अगर ये गैप इंक्रीज होता जा रहा है, then we are having a decreasing returns to scale. सॉरी डायग्राम थोड़ी सी सही नहीं है, बन रही है. ठीक है ना, कांस्टेंट रिटर्न के लिए ये गैप कांस्टेंट रहेगा ईच एंड एवरी टाइम. इसका सबसे अच्छा वे है आपकी कॉपीज में ड्रॉ करने का, क्योंकि आपकी जो लाइंस होती है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. तो आप एक लाइन पे एक कर्व बनाना, दूसरे लाइन पे दूसरे कर्व बनाना, तीसरी लाइन पे तीसरा कर्व बनाना, तो वो सब इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे. आपको कोई मेजर करने की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, so let's suppose this is the 100 units. मेरा थोड़ा गैप में भी ऊपर नीचे हो जाए, बट आप अपनी लाइंस पे बनाना तो एग्जैक्टली सेम आएगा. so that means this is OA, O A, B and C. ठीक है, सेम O A, sorry, A, B and C, same. ठीक है, और here OA is greater than AB is greater than BC. ठीक है, in this case OA is less than AB is less than BC. ठीक है, now but here in this case OA is exactly equals to AB. अगर हम CB बनाएंगे तो it's exactly equals to AC also. ठीक है, I hope it's clear. Any questions regarding? So now there is no question, so let me move further. Now equilibrium of the producer कहाँ पे हो सकती है? Now if you remember the equilibrium of the consumer की equilibrium कहाँ पे थी? जहाँ पे the the budget line is equals to budget line is tangent to the indifference curve. ठीक है, so now indifference curve की जगह तो हमारे पास iso cost line है.
तो व्हाट अबाउट दी बजट लाइन? बजट लाइन की बजाय व्हाट वी आर हैविंग दी आइसोक्वांट, सॉरी, बजट लाइन की बजाय वी आर हैविंग द कॉस्ट लाइन. ठीक है. So here again the two factors of production, labor and capital. Now if you remember the budget line, आपको बजट लाइन याद है क्या होता है? दैट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू commodities which gives the same level of satisfaction to the consumer, जो कि वो अपनी इनकम से बाय कर सकता था. ठीक है ना. इनकम यहाँ पे कंज्यूमर की बजाय किसकी होगी? प्रोड्यूसर्स की. नाउ इंस्टेड ऑफ बाइंग what he can, instead of buying, now we will say the producer can purchase the various factors of production. ठीक है. we can say that के बजट लाइन जैसे बजट लाइन थी सेम ही आइसो कॉस्ट लाइन है. that we can buy sorry, producer can buy the various combinations of factors of production with his given income and the resources and the technology. तो आइसो कॉस्ट लाइन एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि हमारी बजट लाइन है. सिर्फ डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर, कमोडिटीज की जगह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम तो उसकी ऑब्वियसली विद द इंटायर इनकम. एंड यहाँ पे एक ऐड हो जाएगी कि विद द गिवन टेक्नोलॉजी. ठीक है. इफ इनकम ऑफ द कंज्यूम प्रोड्यूसर सॉरी इंक्रीजेस द आइसो कॉस्ट लाइन, so cost line shifts upwards. If the income of the producers declines, the iso cost line shifts downwards. ठीक है. इक्विलिब्रियम के लिए देखो यहाँ पे दो चीजें हैं. या तो आपको क्वेश्चन आएगा कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से इक्विलिब्रियम बताओ या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इक्विलिब्रियम बताओ. ठीक है. इक्विलिब्रियम के लिए दो ही चीजें रिक्वायर्ड है, आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसोक्वांट्स, बट सिर्फ वे डिफरेंट है. अगर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आता है देन यू हैव टू ड्रॉ अ सिंगल आइसोक्वांट विद द डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइन. ठीक है. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आता है तो आइसो कॉस्ट लाइन सिंगल होगी. देयर आर डिफरेंट आइसोक्वांट्स. ठीक है. क्योंकि आइसोक्वांट्स जो है दैट विल गिव मी अ प्रॉफिट, क्योंकि कंज्यूमर को जितना प्रोड्यूसर जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा. राइट. जितना सेल करेगा. और जो कॉस्ट है, कॉस्ट कहां से शो होती है? मेरी आइसो कॉस्ट लाइन से. तो हमने अगर वी आर शोइंग दैट कि द लीस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द लीस्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है तो वी विल हैव अ ट्राई टू रीच द मिनिमम पॉसिबल आइसो कॉस्ट लाइन. चीज वही रहेगी. ठीक है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. राइट. सो वी विल हैव अ सिंगल, ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह है. 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, that is 200 units of output and the 300 units of output. Right. So what we'll do, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में एक्सप्लेन किया था, सेम इक्विलिब्रियम कंडीशंस है. सॉरी, ए बी इज ऑलरेडी देयर. सी डी, the iso cost line and isoquant should be the tangent to each other. And second condition क्या होगी? the isoquant should be convex to origin. ठीक है. C and D पॉइंट पे आइसोक्वेंट्स जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं है, whereas at E पॉइंट पे आइसोक्वेंट्स जो है कन्वेक्स टू ओरिजिन है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आई ट्राई टू रीच एट द 300 आउटपुट लेवल, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ द इनकम टू बाय द various factors of production. So with the restriction of this iso cost line, I can produce only 200 units of output where the max equilibrium is at point E. ठीक है. I hope it's clear. अगर आपको I explain the equilibrium with the profit maximization, then you have to draw this diagram. ठीक है. Now if I'll
क्वेश्चन कम्स अकॉर्डिंग टू द लीस्ट कॉस्ट, आप देखोगे चीज वही है, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होगा. L again the K. So this is the my are the different ISO cost lines. ठीक है. So now I'll try to reach मिनिमम कॉस्ट किस पे है, ए बी पे, बट यहाँ पे मुझे फिक्स लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए, दैट इज 200, जो मेरी अचीव नहीं हो रही है ए बी कॉस्ट लाइन पे. ठीक है. सो ए बी इज रिजेक्टेड. नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अगेन सी डी एंड देन वी आर हैविंग द ई. ठीक है. सी एंड डी नहीं इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑन दी हायर आइसो कॉस्ट लाइन, जिसपे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है. सो ई इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ऑल्सो दोनों कंडीशन इसी पे फुलफिल होती हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ द आइसोक्वेन. ठीक है. चीज वही है, बस एक्सप्लेनेशन का जो है पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है. इज दैट क्लियर? Next, I hope it's clear now. Next we are having, there is no more questions regarding this. Next we are having cost. Cost of production. कॉस्ट क्या होती है, जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को जो है मतलब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए द प्रोड्यूसर हैव टू इनकर सम कॉस्ट, दैट इज मतलब प्रोड्यूसर हैव टू इनकर सम the payment, for that he can produce something and earn the maximum profit. Now there is a implicit cost, there is a explicit cost. So implicit cost क्या होती है, the one that I basically sorry, implicit cost जो कि producers basically they have to pay to the means जो कि हमने other excuse me,
sorry guys. Now we were talking about the explicit cost and implicit cost. Explicit cost जहाँ पे जो फर्म है वो कुछ फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ न्यू एसेट्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या could be like wages, rent, advertisement, electricity means जो कि वो दूसरों को पे करती है, राइट. इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसमें वो अपने कुछ यूनिट्स लगाती है, जिसके जैसे मैंने मेरी अपनी लैंड है तो मैंने उसका रेंट जो है अगर ऐड कर दूंगी देन इट जिप इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो फर्म अपने यूनिट्स लगाती है और जिसकी प्राइसेस कई बार हम ऐड नहीं करते, ठीक है. So that is called as the implicit cost. Implicit cost don't have any kind of track. आप उसकी calculations basically थोड़ी सी little bit difficult होती है क्योंकि हम अपने resources को कई बार include नहीं करते, ठीक है. कई बार हम अपने रिसोर्सेज इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि दैट लेट्स सपोज दैट्स माय लैंड, तो मैं अपनी लैंड का रेंट खुद जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ. सो दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो मोस्टली क्या होता है जब व्हेन वी इंक्लूड इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट, सॉरी, इफ आई अगर जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में explicit cost plus implicit cost कर रही हूँ and then we are like calculating the profit, that is profit is equals to total revenue minus total cost. So in this case I will, अगर ये मेरी cost ये वाली included है, so then I'll get the economic profit, otherwise I'll get the accounting profit. जो आपको accounts में आप सब पढ़ते हो ना profit, वो हम उसमें हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं की होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. अगर नहीं है तो प्लीज बच्चे साथ में क्वेश्चंस लिखते जाओ. Now if you remember I told you there are two types of the short production function, short period production function and the long period production function. क्योंकि cost जो है मेरी production के साथ ही associated है. अगर मैं produce करूंगी तभी तो मुझे cost पड़ेगी. If I am not producing anything how can I like मुझे cost नहीं पड़ेगी, right? So उसी तरह से we are having the short period cost curves and the long period cost curves, ठीक है. So short period cost, शॉर्ट पीरियड में आपको पता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे फिक्स थे, कुछ वेरिएबल थे. सिमिलरली यहाँ पे हमारी कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट होगी, एंड कुछ मेरी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि मेरी वेरिएबल फैक्टर के अगेंस्ट होगी, ठीक है. क्योंकि इफ यू रिमेंबर द प्रोडक्शन जो मेरे फिक्स फैक्टर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या ना कर रहे हो. सो दैट्स व्हाई द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग और नॉट, बट इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है. For example, so we are having output on the x-axis and the fixed cost on the total fixed cost on the y-axis, right? So fixed cost curve remains constant throughout. चाहे आउटपुट मेरी कुछ भी है तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द आउटपुट, जस्ट लाइक नाउ इफ आई से इंस्टेड ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी साथ मेजर कर लेती हूँ. If output is 0, variable cost is 0. If output increases, variable cost increases. So इसकी जो slope है ये depend करती है किस पे, that how
आउटपुट चेंजेस विद जैसे जैसे हमारे इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कौन सी स्टेज पे है, या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स में कहाँ पे है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है, व्हाटएवर. सो इट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट लेवल. ठीक है. सो द टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. पहले हम न्यूमेरिकली करते हैं, देन विल डू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. डायग्राम तो वैसे यही है. लेट्स समटाइम्स क्या होता है, आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि दैट यू हैव टू फाइंड आउट जो आपको ये कुछ वैल्यूज दी हो सकती हैं, एंड देन दे कैन से दैट फिल अप द मिसिंग वैल्यूज, या फिक्स कॉस्ट निकालने को कहा जा सकता है. सो हियर आई एम हैविंग द टोटल फिक्स कॉस्ट, लेट्स सपोज इट्स 10,000 and it's remains same at all the levels of production. चाहे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे हम 4, एंड इवन इफ वी आर प्रोड्यूसिंग, मैं यहाँ पे अगर 0 भी लगा दूंगी ना, तब भी ये फिक्स कॉस्ट यही रहेगी. ठीक है. सो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज विद द चेंज इन द आउटपुट, हमारी विद द चेंज इन द आउटपुट द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस. ठीक है. So let's suppose we are with the change in the output means, let's suppose हमें जो है टोटल को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ. पहले मैं आपको let it be the total cost and I'll write down the total cost first. Two ways हैं. Sorry. So the total cost is equals to, मैं आपको न्यूमेरिकल्स से हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है. मैं अब आपको फाइंड आउट कराती टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इससे क्योंकि प्लस तो हम आप ऑलरेडी करते ही हैं. सो दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. नाउ अगर यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, सो लेट्स सपोज इट्स 11,000, this is 15,000, then again 20,000, and then we are having 25,000. ठीक है. सो अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी इसमें से? दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, दोनों को माइनस कर दो. सो 11,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 1,000. ये भी गिवन हो सकती है और दूसरी वे में सी ये फिगर्स भी गिवन हो सकती है. देन यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम एंड देन यू कैन फाइंड आउट दिस फिगर. समटाइम्स क्या होता है कि ये फिगर गिवन होती है, ये फिगर गिवन होती है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस फिगर. ठीक है. दैट इज वेरी सिंपल. चाहे जो भी फिगर गिवन हो, आप दूसरी माइनस या प्लस करके यू कैन फाइंड आउट द entire other things, right? So there are two more concepts, that is the average cost, three more concepts: average fixed cost and average variable cost. Average cost is equals to total cost divided by the output. ठीक है. The average variable cost is equals to total variable cost divided by the output. Average fixed cost, निकालो. Average fixed cost is equals to fixed cost divided by the output. ठीक है. Now we know that ये वाली फिगर हमें पता है ना, total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost. ठीक है.
अगर मुझे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड, दोनों साइड Q से डिवाइड कर देती हूँ, दैट इट इज इक्वल्स टू TVC डिवाइडेड बाय Q प्लस total fixed cost divided by Q. So this becomes AC. Total cost divided by Q is average cost curve. This is average variable cost. Average means होता है ना per unit cost. ठीक है? So average fixed cost. ठीक है? So अगर आपके पास इनमें से भी कोई फिगर है, so we can find out the average cost in this way also. ठीक है, ये भी हम आगे भी कर सकते हैं. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट, लाइक दिस. अगर फिक्स कॉस्ट निकालना है तो इन द अदर वे अराउंड. ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट 11,000 आप खुद निकाल लेना, डिवाइडेड बाय 1. So here it is 15,000 divided by 2, 20,000 divided by 3, 25,000 divided by 4. ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट अब आप फाइंड आउट करना, ये थ्रू आउट डिक्लाइन करेगी 1 बिकॉज न्यूमिनेटर रिमेन सेम, डिनोमिनेटर चेंजेस. ठीक है, so divided by 3, 10,000 divided by 4. ठीक है, एबीसी दो वे से निकल सकता है, या इन दोनों को मैं माइनस कर दूं या फिर इसको डिवाइड कर दूं आउटपुट से. ठीक है, जो भी चेंज होता है टोटल कॉस्ट में, जो भी चेंज होता है टोटल कॉस्ट में, वो किसकी वजह से चेंज होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. ठीक है, देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट. मैं पहले इसमें लिख दूं, अब आप फाइंड आउट करते रहना. 1,000 डिवाइडेड बाय 1, 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000 डिवाइडेड बाय 3 एंड 15,000 डिवाइडेड बाय 4. सॉरी, एक जीरो यहाँ पे कम चली गई है, तो यू प्लीज कीप. I was telling there was one more thing that is called as the marginal cost. मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. कहीं पे भी मार्जिनल टर्म आती है वो क्या होती है? चेंज इन दी टोटल. ठीक है, आप टोटल कॉस्ट से चेंज निकालो, व्हाट यू विल गेट. पहला चीज छोड़ दो क्योंकि हमारे पास ऊपर नहीं है. देन वी आर हैविंग 15,000 माइनस 11,000. ठीक है, and 20,000 minus 15,000, that is 5,000 and again 5,000. ठीक है, सो अगर आप चेंज इन टोटल कॉस्ट देखोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखोगे या चेंज इन टोटल कॉस्ट देखोगे, वन एज द सेम थिंग. इससे भी यही आएगा 4,000, यहाँ पे फिर 5,000 है, देन अगेन 5,000. ठीक है, सो द इन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू या तो टोटल कॉस्ट में चेंज या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज. जो आपको गिवन हो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी. दोनों वे से हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, साथ साथ बच्चे क्वेश्चंस लिखते जाओ. सो जब आप फाइंड आउट करो, देन द शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व्स is equals to the cost output. Shape of the average cost curve is first, let me draw it again, sorry. This is the fixed cost, average fixed cost.
दैट डिक्लाइंस थ्रू आउट, क्योंकि न्यूमिनेटर हमारा चेंज होता जा रहा है, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमारा चेंज होता जा रहा है. सो एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड हियर वी आर हैविंग द आउटपुट. So the value average fixed cost declines throughout. ठीक है? The total variable cost as well as total cost, average variable cost as well as the average cost, both are U-shaped. Both are U-shaped, and you know, I told you the change in the total cost is because of the change in the variable cost. So the change in the total it declines throughout. दोनों डिक्लाइन करेंगे, देन दोनों इंक्रीज करेंगे. द डिफरेंस बिटवीन, एंड ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करके जाएगा. ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन average cost and average variable cost is nothing but your average fixed cost. स्टार्टिंग में ये डिफरेंस ज्यादा होता है क्योंकि हमारा ये डिक्लाइनिंग रेट काफी ज्यादा है, ये बाद में थोड़ा कम डिक्लाइनिंग रेट पे चला जाता है. सो ये डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है, बट ये दोनों कभी टच नहीं करते क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी जीरो नहीं होगी. एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. सो ये आपस में दोनों कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को. ठीक है? सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है कट करेगा एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एट देयर मिनिमम पॉइंट. सो द जो इनका रिलेशनशिप है तीनों कर्व का, व्हेन AC डिक्लाइंस ABC also declines and MC also declines. ठीक है? जब AC इंक्रीज है, ABC भी इंक्रीज है, जैसे मर्जी लिख लो, एंड MC भी इंक्रीजिंग ही है. ठीक है? MC cuts ABC and AC at their मिनिमम पॉइंट. ठीक है? MC दोनों को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है ये. एंड जो इनिशियली डिक्लाइनिंग रेट ऑफ MC इज हायर देन, ज्यादा है एज कंपेयर टू AC एंड ABC, whereas increasing rate of ये देखो नीचे है, फिर ये AC और ABC के ऊपर है. ठीक है? डिक्लाइनिंग रेट ज्यादा है, ये बहुत फास्ट डिक्लाइन करती है, एंड जब इंक्रीज करती है तब भी ये बहुत फास्ट इंक्रीज करती है, ये इन दोनों के ऊपर हो जाती है. बच्चे MC का फर्स्ट नंबर 11,000 भी हो सकता है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो. ठीक है? दोनों ही है क्योंकि हमने इससे ऊपर हमने कोई टर्म नहीं लिखी है, सो दोनों ही हो सकते हैं. आई टोल्ड यू कि जो फर्स्ट नंबर है दैट इज योर विश, कि आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो. आइदर यू कैन टेक इट एज द टोटल कॉस्ट का जो इनिशियल नंबर है वो ले सकते हो, या फिर आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो. दोनों ही केसेस ठीक है. ठीक है? और ये सिर्फ इस केस में नहीं, हर केस में ही पॉसिबल है, चाहे वो प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, या जहां पे भी आप जैसे डिमांड है, कुछ कहीं पे भी आप ये चीज जो है वो कर सकते हैं. ठीक है? मतलब हर जहां पे भी चेंज आता है, फर्स्ट चीज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और यू कैन राइट द नंबर, बोथ आर करेक्ट. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन?
run, all the factors of production are variable, and hence all the costs are variable. So there is no fixed cost. So total variable cost is nothing but your total cost. ठीक है, उससे पहले the relationship between AP, MP and AVC and MC. ठीक है, मुझे थोड़ा सा अपॉलॉजी दे दो बिकॉज ऑफ डायग्राम्स ठीक से नहीं बन रही हैं मेरे से फॉर द टाइम बिंग. AP, MP. So here I am having AC and MC. ठीक है, AC, AVC, sorry, let me AVC. ठीक है, now we know that this is our AP curve, inverted U shape, and this is my MP, again the inverted U shape. ठीक है, so जहां पे ये MP maximum है ना, that is the minimum point of the marginal cost curve. ठीक है, और यहाँ पे जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं वहां पे मेरा ABC और MC इक्वल होता है. Now let me draw this. This is the point of the minimum point of the average variable cost. ठीक है, so this is the point जहां पे ये marginal cost minimum है and after that it increases. यहाँ पे दोनों पे आउटपुट है. तो जहां पे मेरा MP मैक्सिमम है वहां पे मेरा MC मिनिमम है. ठीक है, जहां पे AP मैक्सिमम है वहां पे AC मिनिमम है, AVC मिनिमम है. ठीक है, नाउ यू कैन आप क्या कहते हैं उसको, जो भी ये कर्व्स हैं प्लीज एक बार देख लेना, मैं आपको न्यूमेरिकली भी देख लेना एज वेल एज द डायग्रामेटिकली भी. अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क आइदर राइट नाउ और इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, so now long period cost curve. Long period is a period where बहुत सारे short periods involved है. So we are having the, we can say that we can have the involved, जैसे कि for example 20 years period है. 20 years period में for example we are having 5 years period, or we can say that 21 year period, or we can say that 10-year period. Means जो long period है that consists of various short periods. तो जितने भी short periods involve होंगे long period उन्हीं का combination होगा. So here we don't have a fixed cost. We told you because long period में कोई भी fixed factor नहीं होता, सारे के सारे variable factors होते हैं. So we are having only the you can say the long period. Long period curve is also a deep U shape, and it is a deep U shape curve. It envelops various short period curves, जैसे कि for example ये है, आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो because there is no limit कि हमने 3 या 4 ही करने हैं. बिकॉज वैसे तो मेरे हैंड में थोड़ी सी इशू है, इसी वजह से मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट यू कैन ड्रॉ एज मच यू वांट. This is the
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी डिक्लाइन हो रही है. हियर वी आर हैविंग अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रह रही है एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीजिंग, एंड हियर वी आर हैविंग अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इनिशियली कोई भी फर्म होती है दैट वो अपने पूरी तरह से फैक्टर्स, जैसे नई नई मशीनरी होती है, मैं एग्जांपल दूं, आप नई कार ले रहे हो तो स्टार्टिंग में कार आपको बहुत अच्छी माइलेज भी देगी एंड स्मूथ भी चलेगी, एंड यू कैन से दैट गिव्स यू द वेरियस पॉजिटिविटीज, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देगी. ठीक है, एज द टाइम पासिस उसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी. सो इन दैट केस वी कैन हैव अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, so here we are, the firm enjoys the economies of scale. Economies of scale, यहाँ पे firm diseconomies of scale. ठीक है, so अगर economies of scale ज्यादा है, diseconomy से तो हमारी cost of production decline करेगी, so we are having downward sloping part of the LSC. अगर diseconomies ज्यादा है तो then we are having a upward sloping part of the LSC. अगर both are equal then we are having a constant returns to scale, that means the minimum point of this. ठीक है, so each and every curve, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, let me erase these things and draw the long term marginal cost curve. Sorry, marginal cost curve, right? This is the short term for the first, short term for the second, and then we are having this one, and then we are having, sorry, minimum points, then we are having this much. ठीक है, so यहाँ पे short term and long term टच कर रहे हैं, so this point on the long period marginal cost curve, this point, so this point, now extend this point. ठीक है, so by joining all these points we will get a long period marginal cost curve. ठीक है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ. इट्स बेटर कि आप पहले से ड्रॉ कर लो, सो दैट कि जो स्मूथनेस है कर्व की वो बन जाए, अदरवाइज कई बार स्मूथनेस नहीं बनती है. ठीक है, देन ड्रॉ द वेरियस एसएससीज, पहले डिक्लाइनिंग पे पार्ट पे. ठीक है, here we are having a constant returns minimum point, and then we can have a upward sloping part पे. ठीक है, so हर के लिए एक कर्व होगा, SMC, sorry, all green curves are the SMC जो SSC के मिनिमम पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं. ठीक है, so ये जो यहाँ पे LSC एंड SSC टच कर रहा है वो पॉइंट आप SMC तक ले जाओ. ठीक है, so this is, अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यू विल गेट द LMC. राइट, ठीक है. सो लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से, जहां पे SSC एंड LSC इंटरसेक्ट करता है, जहां पे टच करते हैं,
वो पॉइंट को जब आप SMC के साथ एक्सटेंड कर दोगे देन यू विल गेट द LMC पॉइंट. ठीक है. एनी क्वेश्चन? क्या बात है, कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है. तो क्विकली आई विल गिव यू अ ब्रीफ. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ रिगार्डिंग द रेवेन्यू, and then in the next class we'll shift towards the थोड़ा सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिस्कस करते ही परफेक्ट कंपटीशन पे. ठीक है. एंड आई डोंट नो कि नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास और नॉट, मुझे ध्यान नहीं है. अगर एक और क्लास होगी देन आई रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो you can ask me on the WhatsApp. ठीक है. Now coming towards the revenue. I told you जहां पे भी टोटल आएगा इंटायर इंक्लूडिंग द इंटायर आउटपुट प्राइस. सो दिस इज द आउटपुट. जितनी भी आउटपुट होगी मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस. ठीक है. मार्जिनल ऑलवेज अ चेंज. सो टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n minus 1 unit, and the average revenue is always total revenue divided by output, which is equals to P into Q divided by Q, which is equals to price of the commodity. ठीक है. So relationship between AR, MR and TR when total revenue is constant. Total revenue is constant. In that case, AR is equals to MR. Then they are parallel to x-axis. उसमें भी करेंगे पफा कंपटीशन में नेक्स्ट क्लास में. When AR increases, MR also increases. When AR declines, MR also declines. So ये रिलेशनशिप आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए. बस when AR declines, MR also declines. डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी. सो व्हेन AR increases, MR also increases. ठीक है. ध्यान रखना है जब AR डिक्लाइन कर रहा है तो MR उससे नीचे होगा, जब AR राइज कर रहा है तो MR उसके ऊपर होगा. जब कांस्टेंट है तो AR इज इक्वल्स टू MR कांस्टेंट होगा. इस केस में टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा यूजुअल शेप का होगा, दैट कम्स टुवर्ड्स द इसमें टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा और इसमें टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे. ठीक है. सो दिस इज अ स्मॉल रिलेशनशिप बिटवीन द AR, MR and the cost curves. So now till now is there any question you can ask me? Otherwise आप एक काम करना, अपनी बुक्स पढ़ना. अगर कुछ प्रॉब्लम होगी then you can ask, and आप जो भी क्वेरीज होगी you can ask me, and in the next class आप क्लास से पहले ज्वाइन कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो. ठीक है. ऑलरेडी बच्चे आप सब ग्रुप में हो तो डेली एक ही चीज. बट आई एम गिविंग यू माय नंबर. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी.
Any question? Anything you want to ask? अच्छा, आपका शायद पेपर शो नहीं हो रहा, मुझे कल किसी का मैसेज आया था, सो आई आस्क द कंसर्न पर्सन, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके एंड आई गिव यू सम, जो भी मुझे अपडेट मिलेगा आई अपडेट यू, ठीक है। नाउ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एंड द लास्ट क्लास में आई डोंट नो द लास्ट है या नहीं है, बट द नेक्स्ट क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन करेंगे एंड द परफेक्ट कंपटीशन के बाद अगर हमारे पास जो भी टाइम होगा देन आई विल गिव यू द रिविजन्स। बच्चे आप ऑलरेडी बहुत सारे मैम, आई डोंट नो आप, एनीवेज, ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।